दोस्तों नमस्कार। भारत आधी रात को आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। आधी रात के वक्त पार्लियामेंट चकाचौंध हुई, वहां पर रोशनी की गई और आधी रात के वक्त प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ट्रस्ट विद डेस्टिनी यही भाषण दिया। उस भाषण में जिक्र था जब आधी दुनिया सो रही है उस वक्त भारत आजाद हो रहा है। और उसके बाद पार्लियामेंट कभी भी आधी रात के वक्त लगी नहीं। चकाचौंध आधी रात के वक्त इसलिए नहीं किया गया कि वहां पार्लियामेंट सजेगी, लेकिन 70 बरस के बाद यानी जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 दूसरी स्वतंत्रता का ऐलान पार्लियामेंट हाउस के भीतर हुआ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। उन्होंने एक देश एक टैक्स का ऐलान करते हुए जीएसटी लागू किया और जीएसटी के साथ भारत की दूसरी स्वतंत्रता को जोड़ा। रात 12 बजे इसीलिए पार्लियामेंट सजी क्योंकि आजादी भारत को आधी रात में मिली थी 1947 15 अगस्त। लेकिन इस दूसरी स्वतंत्रता के मायने भारत के लिए क्या हो सकते थे और क्या हो गए, हमें लगता है आज इसको परखने की बहुत जरूरत है। क्योंकि दूसरी स्वतंत्रता के साथ टैक्स में फंसे हुए नागरिकों को निजात दिलाने का जिक्र था। टैक्स के जरिए लोगों को किस तरीके से लूटा जाता है अलग अलग प्रांतों में, इसके जरिए लोग उन मुश्किलों से निकल जाएं, इस दिशा में सरकार का ऐलान था। और टैक्स की राहत का मतलब वाकई भारत जैसे गरीब देश में, हम डेवलपिंग स्टेट नहीं कहेंगे, विकासशील नहीं कहेंगे, क्योंकि भारत के भीतर दुनिया की सबसे ज्यादा गरीबी बसती है। तो भारत जैसे गरीब देश में अगर गरीबों को भी टैक्स के दायरे में लाकर उनसे सरकार ही वसूली करने लगे तो इसके मतलब क्या होंगे? दो मतलब बहुत साफ हैं। सरकार के पास अपनी सरकार को चलाने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं है, पैसा कहां से आएगा? तो टैक्स उसने लाद दिया। दूसरा सवाल है, इस देश के आम नागरिकों की न्यूनतम जरूरत जो दूध से जुड़ी होगी, जो आटे से जुड़ी होगी, इस देश के किसानों की न्यूनतम जरूरत जो फसल काटने वाले औजारों से जुड़ी होगी, इस देश के भीतर में इलाज कराने वाले लोगों की जरूरत जो अस्पताल के कमरों में भर्ती होंगे, अगर सभी पर टैक्स लगा दिया जाए जो आज से लग गया है, तो फिर दूसरी आजादी का मतलब क्या इस देश के नागरिकों को वसूली, वह भी टैक्स के जरिए कहकर एक तरीके से गुलाम परिस्थितियों में ढकेलने की परिस्थितियां तो नहीं है? क्योंकि जीएसटी की बैठक के बाद जो निर्णय लिए गए और आज से जो लागू हुए हैं उसके दायरे में इस देश के डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट हैं वह भी आ गए और आटा भी उसके दायरे में आ गया। एलईडी जिसको इस देश में एक नई क्रांति के साथ जोड़ा गया, सबसे सस्ती बिजली की खपत वहां पर होगी और रोशनी भरपूर होगी। और एलईडी कई बार पार्लियामेंट में सजाई गई बीते 3 बरस के भीतर में, वह एलईडी भी महंगी हो गई। इलाज महंगा हो गया, होटल का कमरा महंगा हो गया, बिजनेस क्लास में हवाई यात्रा महंगी हो गई। लेकिन इन सब के साथ कल्पना कीजिए, जहां पर स्टोरेज होता है, उसमें जो वेयरहाउस होता है, जहां सामान रखा जाता है, वहां रखना भी अब महंगा हो गया और खेती भी महंगी हो गई। और सबके दायरे में इस देश में जीएसटी की रकम लगातार बढ़ती चली जाएगी और सरकार कहेगी देखिए बीते 11 महीनों से 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी की वसूली इस देश में हो रही है। लेकिन जीएसटी जब लाया गया था तब राज्यों को भी यह सहूलियत दी गई थी कि आप भी अब खुश हो जाएंगे, इतना पैसा हम लोग समेटेंगे और हिस्सेदारी आपको मिलेगी। लेकिन राज्यों का भी रोना है, उनका बकाया केंद्र सरकार के पास खड़ा है। लेकिन आज इस पे मत जाइए, आज सीधे तौर पर समझने की कोशिश कीजिए कि जिस दूसरी स्वतंत्रता का जिक्र जीएसटी से जोड़कर किया गया, वह दूसरी स्वतंत्रता लोगों के जी का जंजाल और टैक्स वसूली के जरिए सरकार ने किस रूप में एक ऐसे कटघरे में आम लोगों को लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर इस क्षण में महंगाई चरम पर, रोजगार है नहीं और महंगे होते हुए न्यूनतम जरूरत के सामान, इन सामानों के दायरे में शुरू में ही हम आ जाते हैं। क्योंकि अब आटा चक्की भी 18% महंगी, क्योंकि उसमें जीएसटी 18% लगेगा। दाल की मशीन जो होती है वह भी महंगी। देखिए, अनाज खेती से जुड़े हुए ये प्रोडक्ट्स हैं जो भारत की जिंदगी के रीढ़ हैं।
खेती अभी भी 60% भारतीयों को खाना देती है, उससे जुड़े हुए रोजगार को देती है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी अब मिट्टी से जुड़े उत्पाद जो कुम्हार होता है उसके सामानों पर भी 12% जीएसटी लगेगी। लेकिन सवाल यह नहीं है, अनाज जिससे छांटा जाता है, जो खेती जिससे छटाई और कटाई होती है, उन मशीनों पर भी 18% जीएसटी लगेगी। डेयरी मशीन पर भी लगेगी जीएसटी, यानी जो भी औजार खेती में इस्तेमाल होते हैं उन पर 18% जीएसटी लगेगी। इसके पैरेलल में अगर आप आते हैं, समानांतर में आते हैं, जो खाने पीने की चीज है, आपके जहन में यह सवाल आएगा, जैसे पानी का पंप है, खेत में उसकी जरूरत पड़ती है, उस पर भी 18% जीएसटी लगेगी। साइकिल का पंप, साइकिल अभी भी किसानों के साथ जुड़ी हुई है, उस पर भी 18% जीएसटी लगेगी। सर्किट बोर्ड जो लगाया जाता है, खेत खलियानों में भी लगाया जाता है, उस पर भी 18% जीएसटी लगेगी। यानी यह एक तरीका है इस देश के भीतर में, जो बड़ा गरीब तबका है, उस गरीब तबका की न्यूनतम जरूरतों को भी अगर जीएसटी के दायरे में ले आएंगे तो सरकार की कमाई बढ़ जाएगी। सरकार के जहन में बहुत साफ है, हर उस प्रोडक्ट पर जीएसटी लगा दो जिस प्रोडक्ट्स की सबसे ज्यादा बिक्री इस देश के सबसे बड़े तबके के भीतर होती है, और भारत में सबसे बड़ा तबका जो है वह गरीबों का है, निम्न मध्यम वर्ग का है। उसके दायरे में जैसे ही मध्यम वर्ग आता है, उसकी जान तो टैक्स देते देते निकलती चली जाती है। लेकिन दूसरी स्वतंत्रता से जीएसटी को जोड़ा गया है, तो अब उसके आगे बढ़िए। अस्पताल के भीतर में आप अगर एक कमरा लेते हैं जो 5,000 रुपए के होगा, उस पर भी जीएसटी लगेगी। होटल का कमरा ज्यादा नहीं, 1,000 रुपए से कम, क्योंकि मैक्सिमम लोग 1,000 रुपए से ज्यादा का नहीं ले पाते हैं, तो 1,000 रुपए से कम पर 12% की जीएसटी लगा दो। इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं उन वो जो जैसे मैप खरीदेंगे, ग्लोब खरीदेंगे, एटलस लेंगे, ड्राइंग इंक लेंगे, राइटिंग या इंक लेंगे, उन पर भी आप जीएसटी लगा दीजिए 12 से 18% के बीच में, उस पर भी जीएसटी लग जाएगी। जो शॉर्पनर होता है, पेंसिल शॉर्पनर, वह भी 18% जीएसटी के दायरे में आ गया। जो ब्लेड होता है, जो चाकू होता है जिससे कि ड्राइंग शीट काटी जाती है, उस पर भी 18%। यानी बच्चों की पढ़ाई महंगी, खेती महंगी, और इन सब के साथ इस देश के गरीबों की न्यूनतम जरूरतें भी महंगी। जीएसटी का दायरा किस तरीके से आना चाहिए, और यह सवाल इस देश के भीतर में बार बार रहा है। जब भारत के भीतर में गरीब और रईस के बीच असमानता का दायरा इतना व्यापक है, वहां पर आप रईसों की पूंजी पर नकेल कस से उससे वसूली क्यों नहीं करते हैं, उनको रियायत क्यों देते हैं? सरकार ने कहा, देखिए हवाई जहाज में जो बिजनेस क्लास में जाएगा हम उस पर जीएसटी लगा देते हैं। कल्पना कर रहे हैं सरकार कि अपना मिजाज, उसकी अपनी स्थितियां कौन सी हो चली हैं। उसके जरिए आप सफर महंगा करके कह रहे हैं कि देखिए हमने आपके लिए उन पर भी कुछ थोप दिया। लेकिन भारत दुनिया के उन देशों में अकेला देश है जहां पर 10 लाख की कमाई के बाद दायरा 30% टैक्स के हिसाब से आने लगता है, और यह मैक्सिमम 42% तक चला जाता है। दुनिया के किसी भी देश में इस आय के दायरे में, इसका जिक्र बार बार होता है कि नहीं नहीं अमेरिका में ज्यादा टैक्स है, कनाडा में ज्यादा टैक्स है, चीन में ज्यादा टैक्स है, लेकिन यह समझना होगा वहां पर 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई के दायरे में वो हिस्सा आता है जो भारत में 10 लाख के बाद से शुरू हो जाता है। तो भारत के भीतर में चूंकि 90% आबादी इस 10 लाख के दायरे से बाहर है, तो उनकी जरूरतों पर टैक्स लगाइए, और जो 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं वो दायरा अगर 10 से 50 लाख के भीतर आते हैं तो सबसे बड़ा टैक्स पेयर उसी दायरे में आ जाएगा, तो उसको भी समेट लीजिए। लेकिन सवाल यहां जीएसटी का है, और जीएसटी को लेकर जो 1 जुलाई 2017 को यह कहकर भाषण दिया गया था कि जो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग तरीके से राज्य कमा लेते हैं, अब उस पर हम नकेल कस रहे हैं, और अब ये एक ही टैक्स होगा। यानी जो सामान दिल्ली में जिस कीमत का मिलेगा उसी कीमत का सामान लद्दाख में भी मिलेगा, उसी कीमत का सामान पश्चिम बंगाल में भी मिलेगा, तमिलनाडु और केरल में भी मिलेगा, और कश्मीर में भी मिलेगा। दिल्ली और बंबई में रईसों के रहने के साथ यह मत सोचिएगा कि वहां पर सामान कॉस्टली होगा। जी नहीं, अब सब बराबर हो गया, एक बराबर में सब आ गए। लेकिन क्या वाकई इस देश के भीतर में एक बराबर की स्थिति है?
हमको लगता है आज इसे इसलिए समझ लीजिए क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जून के महीने में जो टैक्स की वसूली हुई, उस टैक्स की वसूली लगभग 1,56,000 करोड़ की है, लेकिन अलग अलग हिस्सों से अगर इसको आप समझना चाहें तो सिर्फ 3 महीने में जो ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ, अप्रैल मई जून, पहले 3 महीने, इस 3 महीने में सरकार ने जीएसटी के जरिए 4,64,000 करोड़ रुपए वसूल कर लिए हैं। इससे पहले इतनी वसूली कभी नहीं हुई जो इस 3 महीनों के भीतर हुई है। बाकी 3 महीनों में जब आप चलते चले जाएंगे तो वो 3-3.5 लाख से ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर 11 महीने से पहले चले जाएंगे तो 1 लाख करोड़ रुपया भी नहीं होता था। 11 महीने से पहले का मतलब यह है कि दरअसल जून 2021 से ठीक पहले 1 लाख करोड़ तक जीएसटी कलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि जीएसटी बाकी सामान पर जो न्यूनतम जरूरतों के सामान थे तब तक इस दायरे में लाए नहीं गए थे। एक एक करके सरकार ने लाना शुरू किया और हर चीज को ले आया जो जिंदगी की न्यूनतम जरूरत भोजन से जुड़ी हुई हो। उससे जब चीजें जुड़ती चली गई तो उसके बाद 1 लाख करोड़ से ज्यादा की वसूली हुई और अप्रैल में तो 1,67,000 करोड़ की सरकार को जीएसटी से आय हो गई। सरकार ने खूब तालियां ठोकी, बोले देखिए इतनी कमाई हो रही है। लेकिन सवाल इसके आगे का है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अब वाकई इस दौर में जो इस देश की असमानता का दायरा है उसमें बराबर की कीमत अगर ली जा रही है, दी जा रही है, तो स्थिति क्या है। अब आप सोचिए, दिल्ली में जनसंख्या जो है ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ के बीच में है। बिहार की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। पंजाब की जनसंख्या दिल्ली से ज़्यादा है, 5.5-6 करोड़ है। राजस्थान की जनसंख्या दिल्ली से ज़्यादा है। झारखंड की जनसंख्या दिल्ली से ज़्यादा है। उड़ीसा की जनसंख्या दिल्ली से ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या दिल्ली से ज़्यादा है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या दिल्ली से कई गुना ज़्यादा है। तेलंगाना तक की जनसंख्या दिल्ली से ज़्यादा है। हमने इन राज्यों का नाम सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि इन जगहों से जो जीएसटी कलेक्शन होता है वह दिल्ली जैसी जगह की तुलना में कम होता है, जबकि लोगों की तादाद वहां बड़ी ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। बिहार हमने जिक्र किया, 5 गुना ज्यादा वहां बिहार में जनसंख्या। लेकिन कल्पना कीजिए कि जीएसटी दिल्ली की तुलना में वहां पर 1/3 ही हो पाता है, यानी वहां पर लोग सामान खरीद पाने की स्थिति में भी नहीं है जो न्यूनतम जरूरतों के सामान होते हैं। इसका अगला हिस्सा, पिछली जून के महीने में यानी जून 2021 और जून 2022, इन दोनों महीनों को अगर आप तुलना करेंगे तो सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में सेम प्रोडक्ट को लेकर कोई अलग से कोई प्रोडक्ट जारी नहीं करना है। जो प्रोडक्ट उस समय था, अब जो प्रोडक्ट है उसमें जीएसटी कलेक्शन कितना बढ़ गया। कोई अलग से कोई बाजार में कोई सामान नहीं आया जिस पे अलग से जीएसटी लग जाए। यह देखने की स्थिति है। दिल्ली जैसी जगह में 2,656 करोड़ रुपए जीएसटी के जरिए सरकार के कलेक्शन जून 2021 में होते हैं। लेकिन जब स्लैब बढ़ना शुरू होता है और हर चीज पर जीएसटी लगती चली जाती है तो जून 2022 में यह जीएसटी 2,656 करोड़ से बढ़कर 4,313 करोड़ हो जाती है। यानी जहां पर पैसा है वहां पर लोग खरीदेंगे, जहां पर पैसा नहीं है वहां लोग क्या खरीदेंगे। बिहार का जिक्र करें, बिहार में 890 करोड़ यह 2021 के जून के महीने में जीएसटी कलेक्शन है। तुलना कर रहे हैं दिल्ली से कितना कम है। और 2022 के जून के महीने में भी बढ़कर यह 1,232 करोड़ ही पहुंच पाता है। यानी दिल्ली की तुलना में 4 गुना कम बिहार का जीएसटी कलेक्शन। अब इस दायरे में सबसे ज्यादा जीएसटी और ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर पैसा है, जो कि एक नंबर 1 राज्य है? महाराष्ट्र का नाम आएगा। मुंबई है, पुणे है, नासिक है, औरंगाबाद है, नागपुर है। ये सारे जगहों पर जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा है उन राज्यों से जिसका जिक्र हम करते चले गए। उसमें बिहार, पंजाब, राजस्थान, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के भी आधे हिस्से को इसमें डालना होगा। आधा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो लगभग 22 करोड़ हो गई, वह तो अपने आप में एक देश है। सोचिए इतनी बड़ी जगहों पर जीएसटी कलेक्शन जो था जून 2021 में 4,500 करोड़ ही था और जून 2022 में 6,800 करोड़। अब यहां से लौटिए वापस महाराष्ट्र, जिसका हम जिक्र आपसे करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र का कलेक्शन जून 2021 में 13,000 करोड़ था, 13,722 करोड़,
और जून 2022 में यह 22,341 करोड़ हो गया। असल महाराष्ट्र का मापदंड को समझिए और बिहार की स्थिति को समझिए। इन दो स्थितियों को आप जब परखेंगे तो समझ जाएंगे कि जीएसटी का बोझ 1% भी बढ़ जाए तो बिहार सह पाने की स्थिति में नहीं आ पाता है। और महाराष्ट्र के भीतर की जो तादाद है वो जब जीएसटी के ऊपर जब सामान खरीदते समय जीएसटी देना शुरू करती है तो उसकी कलेक्शन जो है सरकार के पास वो 13,000 करोड़ से बढ़कर 22,000 करोड़ हो जाती है। अब सोचिए अकेले महाराष्ट्र का कलेक्शन 22,000 करोड़ और उसके दायरे में अगर दूसरे राज्यों को हम देखना शुरू करें तो उसमें उत्तर प्रदेश समा जाएगा, बिहार समा जाएगा, पंजाब समा जाएगा, राजस्थान समा जाएगा, झारखंड समा जाएगा, उड़ीसा समा जाएगा, छत्तीसगढ़ समा जाएगा, मध्य प्रदेश समा जाएगा, तेलंगाना समा जाएगा। ये सारे राज्य के बराबर अकेले महाराष्ट्र जीएसटी कलेक्शन में आता है। ये है असमानता का वो चेहरा जो बताता है कि जिस जीएसटी को दूसरी स्वतंत्रता से जोड़ा गया वह स्वतंत्रता दरअसल इस देश के भीतर में आम गरीब को भी उस दायरे में लाकर खड़ा कर दे रही है जिस दायरे में अंबानीज और अडानीज और टाटा और बिरला भी खड़े हैं। उनको भी उसी कीमत पे आटा मिलेगा, उसी कीमत पे दूध मिलेगा, उसी कीमत पे दही मिलेगी, उसी कीमत पे हर वो औजार मिलेगा। बच्चे का शॉर्पनर भी उनके बच्चों को उसी कीमत में मिलेगा जो एक किसान के बच्चे को मिलेगा, जो एक गरीब के बच्चे को मिलेगा, जो एक बेरोजगार के बच्चे को मिलेगा। यह असमानता को लेकर जीएसटी के भीतर सवाल उठाया गया था कि टैक्स स्लैब की असमानता इस देश के भीतर में इतनी ज्यादा हो चली है कि हमको उसको एक समान लेकर आना है, लेकिन देश को एक समान बनाना है इस दिशा में कभी नहीं सोचा गया। 3 सवाल सबसे बड़े हैं इस देश के भीतर में। जिस इकोनॉमी को इस देश में चलाया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा गरीब का ही पसीना और गरीब का ही खून है लगा हुआ है उस इकोनॉमी को बनाने में, क्योंकि जो पैसे का कलेक्शन है उस कलेक्शन के दायरे में जब जो न्यूनतम जरूरतों की सामान है उसकी जो खरीद है वह अगर इस देश के लगभग 100 करोड़ लोग जितनी बड़ी तादाद में खरीदते हैं उतनी बड़ी तादाद में वह तबका जो दूसरे जैसे डिब्बा बंद डेयरी प्रोडक्ट्स जो लेता है उस पे कम टैक्स है बनिस्पत दूध, दही, लस्सी, पनीर, इस पे टैक्स लगा दिया गया, बढ़ा दिया गया। और इन परिस्थितियों के आते आते जब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं तो 3 जानकारी और निकल कर आई कि टेट्रा पैक उस पे 18% जीएसटी उस पे भी लगा दिया गया। एलईडी लाइट 18% उस पर भी लगा दिया गया। जिस एलईडी लाइट के जरिए बिजली बचाने का जिक्र था तो आप एक तरफ बिजली बचा रहे हैं और दूसरी तरफ जीएसटी में पैसा दे रहे हैं खरीद समय। यहां तक कि बैंकों से जो चेक बुक लिया जाता है उस चेक बुक पर भी 18% जीएसटी लग गई। यानी सरकार एक ऐसी व्यवस्था के तहत काम कर रही है। जो पहला सवाल है, इस देश की बहुसंख्य जनता जो गरीब है वह उस टैक्स के दायरे में आ जाए जिसके जरिए अगर वह 5 पैसे का या 5 रुपए का भी सामान खरीदती है तो 5% से लेकर 18% तक वह जीएसटी कलेक्शन उसके 5 पैसे या 5 रुपए के सामान के साथ सरकार के पास चली आ जाए। यानी एक तरफ इस देश की असमानता अगर 1% बराबर 60% हो चली है, जो संसाधनों के लिहाज से है भी, जो सरकार के ही आंकड़े कहते हैं, उसमें 60 लोग अगर एक सामान खरीदते हैं और एक व्यक्ति एक रईस उसी सामान को खरीदता है तो उससे भी उतना ही % जीएसटी लिया जाएगा जितना इन 60 लोगों से लिया जा रहा है। तो इन 60 लोगों का जीएसटी कलेक्शन और उस एक व्यक्ति का जीएसटी कलेक्शन अंतर है दोनों में, लेकिन उसकी जिंदगी से जुड़े हुए जो पूंजी है वह इन 60 लोगों की पूंजी से कहीं ज्यादा है। यह है पूरा का पूरा गणित इस देश के भीतर का पहला, यानी असमानता को बढ़ाने के लिए जीएसटी निकलकर सामने आ गया। पहला सवाल ये। दूसरा सवाल,
जिस दौर में महंगाई है, जिस दौर में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले घट रही है, जिस दौर में बेरोजगारी है, जिस दौर में आप रोजगार दे पाने की स्थिति में नहीं है, उसी दौर में आपने व्यवस्था ऐसी की कि उसकी और नाजुक स्थिति होती चली जाए, जो अपनी जिंदगी की न्यूनतम जरूरत चावल दाल रोटी सब्जी खाने के लिए बढ़ जाए। सब्जी भी यहां पर 56% महंगाई दर के हिसाब से जब आगे बढ़ रही है तो उसकी जिंदगी में क्या असर होगा, यानी उसकी गरीबी नहीं, गरीबी से आगे की स्थितियां हैं। जो सरकार 5 किलो अनाज देती है, ऐसी व्यवस्था कर रही है कि धीरे धीरे आप सरकार की नीतियों पर ही निर्भर हो जाएं। यह जीएसटी का दूसरा मंत्र है। और जीएसटी का तीसरा मंत्र जो है, यह बड़ा डेंजरस है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि वही देश के वोटर हैं, गरीब लोग, जो बहुसंख्य तरीके से वोट डालते हैं और अपनी नुमाइंदे को चुनते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं और उसके बाद नियम कायदे कानून बनाते हैं। यह अपने तरीके की पहली स्थिति है जहां पर जिन्होंने वोट दिया और अपने नेताओं को चुना, उन नेताओं ने ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई जिस इकोनॉमिक पॉलिसी के दायरे में सरकार के पास और उसका खजाना खाली हो रहा है, तो उसने व्यवस्था की कि कोड़े टैक्स के इन्हीं लोगों पर मारो जिन्होंने हमें चुना है। और वह कोड़ा वापस उन पर पहुंचा, यानी यह डेमोक्रेसी में चुनने की परिस्थिति और 5 साल तक इंतजार करने की स्थिति का तीसरा ऐसा मंत्र है जिसके भीतर में लगता ऐसे है कि कोई शाही मिजाज के साथ बैठा होगा और कहेगा कि रोटी नहीं है तो ब्रेड खा लो, केक खा लो। ऐसी मानसिकता में इसका दूसरा हिस्सा है कि अच्छा तुम खरीद नहीं पा रहे हो, हम तुमको 5 किलो अनाज फ्री में देंगे ना। हमसे मतलब क्या है? इस देश के भीतर टैक्स पेयर का पैसा है, इस देश के संसाधनों का पैसा है, लेकिन अंदाज शाही मिजाज का है और उसी के जरिए चीजों को परोसने की परिस्थिति है। इन 3 मंत्रों के आश्रय इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की गरीबी और इस देश की असमानता के बीच भारत की अर्थव्यवस्था की नाजुक डोर को पकड़ने की कोशिश कीजिए और समझिए क्या वाकई जीएसटी ने दूसरी स्वतंत्रता दिलाई, या एक ऐसी परिस्थिति में लाकर देश को खड़ा कर दिया जहां नारा दूसरी स्वतंत्रता का था, आधी रात को संसद के चकाचौंध होने का था, लेकिन जनता के साथ एक अंधियारा था। वह उस अंधियारे में सिमटा हुआ था जिस तरीके से 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कोलकाता के एक अंधेरे कमरे में बैठे थे और पार्लियामेंट चकाचौंध थी, क्योंकि गांधी जी कह रहे थे वो स्वतंत्रता नहीं है, ये सिर्फ पावर ऑफ ट्रांसफर है। इस देश का गरीब, मुफलिस, किसान, मजदूर, जब तक उसको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, उसको आर्थिक तौर पर समानता की परिस्थिति उसके सामने नहीं खड़ी होगी, तब तक आज़ादी बेमानी है। महात्मा गांधी 1947 15 अगस्त को यह बात कह रहे थे और 1 जुलाई 2017 तक भी ना पार्लियामेंट समझ पाई, ना इस देश की राजनीतिक सत्ता समझ पाई, तो उसने जश्न के साथ दूसरी स्वतंत्रता का ऐलान जीएसटी लागू करके कर दिया और हश्र हमारे और आपके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।